हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। और आज के लेक्चर में हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डिफ़िकल्ट पोम। जी हाँ, टी.एस. एलियट की लिखी हुई द वेस्टलैंड के बारे में तो सब कोई जानता है, बट इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड बिकॉज द राइटर हैज़ टेकन many allusions and references from different sources which make this work एज पेस्टिश। पेस्टिश का मतलब क्या होता है? अब पेस्टिश का मतलब होता है कि जब डिफरेंट सोर्सेज से थोड़ा जगह जगह से लेकर एक जो राइटिंग है वो कंपोज की जाती है, तो उसे वर्क ऑफ पेस्टिश कहते हैं। ठीक। और आपने देखा ही होगा कि वेस्टलैंड में कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मेरा मतलब कि कहीं कहीं से सारे जो अलूजन्स हैं उनको बटोर के एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है टी.एस. एलियट ने, जो कि समझने में बहुत मुश्किल है ना। तो ये क्या है, वर्क ऑफ पेस्टिश का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में कि क्या बैकग्राउंड रहा, किस पर बेस की गई है ये वेस्टलैंड की पोम, और कौन कौन से अलूजन्स थे और कहाँ कहाँ से जो है चीज़ें ली गई हैं जो मेन है, उसको हम देख लेते हैं ताकि हमारा एक बेस क्रिएट हो जाए, ताकि जब हम आगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करें तो हमें डिफ़िकल्टी ना हो समझने में और उसे लंबे समय तक याद रखने में। ठीक। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो द वेस्टलैंड है वो पब्लिश हुई है 1922 में, और इससे पहले का समय हम देखें 1914 से 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। और इसके अलावा छोटे मोटे जो वॉर हैं वो भी चले यूरोप में। तो हम देखते हैं कि कभी भी वॉर के बाद, युद्ध के बाद की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, वो पॉजिटिव नहीं होती है। तो जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो अनसेटल्ड हो गई, सारी चीज़ की शॉर्टेज हो गई, है ना। और जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करने लगे। और कैसी सिचुएशन होगी, स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल, और लॉस हो गया लोगों के बीच में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, मोरल वैल्यूज़ की, एथिकल वैल्यूज़ की। और लाइफ कैसी हो गई, लाइफ बिकम्स मैकेनिकल एंड फ्रेगमेंटेड, बिखरी हुई सी। तो आफ्टर वर्ल्ड वार जो है ये सारी सिचुएशन, जो कंडीशंस थी, ये प्रिवेल कर रही थी। और जब हम टी.एस. एलियट के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि टी.एस. एलियट भी जो है नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, और अपनी रिकवरी के दौरान मार्गेट जगह का नाम है, यहाँ पर रिकवरी के दौरान उन्होंने इन सब चीज़ों पर सोच विचार किया और ये पाया कि क्यों ना मैं इन सब एक ऐसी राइटिंग लिखूं कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो उसे दर्शाए, शो करे, लोगों के सामने लेकर आऊं। क्यों ना मैं ऐसा करूं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो उनकी वाइफ भी थी वो मेंटल एस्लम में उनकी डेथ हो गई थी, मेंटल हो गई थी, तो मेंटल एस्लम में चली गई थी, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना कहीं टी.एस. एलियट के माइंड पर असर करती हैं और सोच विचार करने पर उन्हें मजबूर करती हैं। और जब उन्होंने देखा कि आफ्टर वर्ल्ड वार जो कंडीशन है वो बहुत ही वर्स होती चली जा रही है, तो क्यों ना मैं इसे अपनी राइटिंग में उतारूं। तो उन्होंने वेस्टलैंड जो ये पोम है हमारे सामने अभी, वो लिखने की सोची। और उन्होंने जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था ना, ये 19 पेजेस का लिखा था इन्होंने सबसे पहले, जो ओरिजिनल था, और ये 1000 लाइन से भी ज़्यादा थी, और उसे 5 सेक्शन में इसे डिवाइड किया था इन्होंने। और इससे पहले इसका टाइटल वेस्टलैंड नहीं था, इसका टाइटल था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। और ये जो टाइटल है ना, ये लिया गया है चार्ल्स डिकन्स की नोवेल जो है आवर म्यूचुअल फ्रेंड। और उसमें ये जो लाइन है वो कौन बोलती है, बैटी हिग्टन
के द्वारा बोली जाती है। किसके बारे में? अपने अडॉप्टेड सन जिसका नाम स्लोपी है, उसके बारे में बोलते हुए ये लाइन जो है बेटी हिग्टन बोलती है, ही टू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, चार्ल्स डिकन्स की आवर म्यूचुअल फ्रेंड नोवेल से लिया गया है, जो कि सबसे पहले इसका टाइटल रखा था टी.एस. एलियट ने अपनी वेस्टलैंड का। बाद में जाके इसका जो टाइटल है वो चेंज किया गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जब इन्होंने इतना बड़ा जो 19 पेजेस का ड्राफ्ट लिख लिया, तो इसे एडिट करने के लिए इन्होंने एज़रा पाउंड अपने फ्रेंड को दिया, एज़रा पाउंड का। और उन्होंने जब देखा ना एज़रा पाउंड ने, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ी पोम है और इतनी बड़ी पोम पढ़ेगा कौन, है ना। और जब देखा कि जगह जगह से जो है रेफरेंसेस लिए गए हैं, अलूजन्स डाले गए हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि इसे हाफ़ कर दिया, ठीक, नियर अबाउट हाफ़ कर दिया। तो इसमें आपको दिखेंगी 433 लाइंस या 433.5 लाइंस। तो इसे अगर हम राउंड फिगर में करें तो कहीं कहीं पर आपको 434 लाइंस देखने को मिलेंगी। तो अगर हम एपिग्राफ की बात करें, एपिग्राफ क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में किसी भी वर्क के स्टार्टिंग में कोई फ्रेज़ होता है या फिर कोई कोटेशन होती है जो कि डिफ़ाइन करती है आगे क्या होने वाला है उसके बारे में। वो आगे जो पोम है या बुक है या नोवेल है उसमें क्या होने वाला है उसके लिए फोरकास्टिंग पहले ही हो जाती है, मतलब उसमें थोड़ा बेस तैयार कर दिया जाता है। ये होता है एपिग्राफ, ठीक। तो एपिग्राफ में क्या था ना कि जो जोसेफ कॉनरैड का हार्ट ऑफ डार्कनेस था वो, और टी.एस. एलियट का जेरॉन्सन, ये रिमूव्ड कर दिया गया एज़रा पाउंड के द्वारा। पहले ये था इसमें, बट बाद में ये रिमूव्ड कर दिया गया। तो अब एट प्रेजेंट जो एपिग्राफ है ना उसमें क्या लाइन है एपिग्राफ के लिए कोटेशन दी गई है, और वो कोटेशन है, विद माई ओन आइज़ I saw the Sibyl of Camoy hanging from a cage with children asking her, "Oh Sibyl, what do you want?" She replied, "I want to die." तो ये जो एपिग्राफ है ना पोम इज़ टेकन फ्रॉम सेट्रिकन रिटन बाय पेट्रोनियस, ठीक है। और ये चैप्टर 48 से उसके लिया गया है। पेट्रोनियस ने सेट्रिकन लिखा है जिसमें 48 चैप्टर से ये लिया गया है। इसमें बेसिकली स्टोरी क्या है कि ये इटालियन कोर्ट में फ़ीमेल होती है सिबल, और ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में सिबल का मीनिंग होता है टू फोरकास्ट, जो फोरकास्टिंग करते हैं ना। तो ये जो थी ना ये फोरकास्टिंग किया करती थी, और इसे एक बार वरदान मिला तो इसने क्या मांगा, लॉन्ग लाइफ मांग ली, इमोर्टल होने का मांग लिया। पर ये लॉन्ग यूथ मांगना भूल गई। जब ये लॉन्ग यूथ मांगना भूल गई तो अब ये लॉन्ग लाइफ जो है और बूढ़ी हो रही है और बूढ़ी हो रही है और बूढ़ी हो रही है। इसकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल होती जा रही है। तो ये जो वर्क है ना सेट्रिकॉन रिटन बाय पेट्रोनिकस, इसमें एक करेक्टर है ट्रिमेल्कियो। वो अपने ड्रंकन कंपनी को अम्यूज़ करने के लिए ये स्टोरी सुनाता है। तो ये लाइन वहाँ से ली गई है टी.एस. एलियट ने अपने एपिग्राफ में, ठीक। पर यहाँ पर बात सोचने वाली ये है कि टी.एस. एलियट ने ये कोटेशन को अपने एपिग्राफ में क्यों रखा, क्योंकि टी.एस. एलियट दिखाना चाहता था जस्ट एज द सिबल ऑफ माइथोलॉजी प्रेडिक्टेड द फ्यूचर, जैसे कि जो माइथोलॉजी की जो सिबल थी ना वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया करती थी, वैसे ही द सिबल ऑफ एलियट्स एपिग्राफ फोर शोज व्हाट इज़ टू कम इन द रेस्ट ऑफ द पोम, कि रेस्ट ऑफ पोम में क्या आपको देखने को मिलेगा, कि जो वेस्टलैंड की पोम आप पढ़ने वाले हैं ना इसमें भी सिबल की जैसी कंडीशन ही लोगों की, वेस्टलैंडर्स की देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि सिबल की कंडीशन कैसी हो गई थी, उसने इमॉर्टैलिटी तो मांग ली थी पर लॉन्ग यूथ नहीं मांगा था, तो इसके कारण उसकी जो लाइफ में डेथ हो गई थी ना, डेथ इन लाइफ ऐसे आप कह सकते हैं। और यही सेम कंडीशन जो है आपको आने वाले जो अभी एपिग्राफ लिखा है ना, तो आगे जब आप पोम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वेस्टलैंडर की भी कंडीशन सेम है, उनमें भी स्पिरिचुअलिटी की कमी है, उनके अंदर लस्ट है, ग्रीड है ना। तो ये दिखाने के लिए
पहले उन्होंने जो टी.एस. एलियट है उन्होंने सिबल की जो कोटेशन है ये दिखा दी है, ताकि रीडर्स को पता रहे कि आगे ऐसी सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। ठीक, तो उसके बाद जब ये वेस्टलैंड की पोम बिल्कुल तैयार हो गई बनकर, काट छाँट कर जो एडिटिंग का जो काम है वो एज़रा पाउंड ने कर दिया, तो जब इनके सामने आई एज़रा पाउंड ने फिर देखी तो क्या हुआ कि एज़रा पाउंड जो है उनके मुंह से क्या निकला, कॉम्प्लीमेंटी यू बिच, आई एम रैक्ड बाय 7 जेलसीज। हाँ, ये जो है ना, ये समथिंग द प्योरेस्ट कॉम्प्लीमेंट वन राइटर कैन पे टू अनदर। ये उनका कॉम्प्लीमेंट था एज़रा पाउंड का टी.एस. एलियट के लिए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारा जो फ्रेंड होते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं कि यार मुझे तो तुमसे जेलसी हो रही है ना। तो ये वैसा ही कॉम्प्लीमेंट जो है एज़रा पाउंड ने टी.एस. एलियट के लिए कहा। और 7 जेलसीज, आप देखते हैं ना कि जो जेलसीज 7 जेलसीज कौन कौन सी हैं, प्राइड, ग्रीड, रैद, एनवी, ग्लटनी एंड स्लैथ, ये सब जो है 7 जेलसीज हैं। और ये जब उन्होंने उनकी पोम को पढ़ा तो ये सारी जो जेलसी है उनकी एक साथ उनके अंदर फीलिंग ऐसी उनको आई, और ये कॉम्प्लीमेंट है। एज अ कॉम्प्लीमेंट ये बात जो है एज़रा पाउंड ने टी.एस. एलियट को कही। और जब ये पोम पब्लिश हुई द क्राइटेरियन मैगज़ीन में अक्टूबर 1922 में, तब ये जो टी.एस. एलियट हैं इन्होंने डेडिकेट की ये पोम एज़रा पाउंड को, और उसमें क्या कहा इन्होंने, इल मिग्लियर फेब्रो मीन्स बेटर क्राफ्टमैन। तो जब हम ऐसे कहते हैं ना कि मुझे तो तुमसे बहुत जेलसी हो रही है, इतना बढ़िया काम किया है तुमने, तो हम क्या कहते हैं रिप्लाई में कि अरे नहीं नहीं, बस यूँ ही कर दिया मैंने, तो आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे क्राफ्टमैन हैं। तो इसी तरह से जो रिप्लाई है टी.एस. एलियट ने एज़रा पाउंड को कहा और डेडिकेट की अपनी पोम वेस्टलैंड। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। जो वेस्टलैंड है ये बाद में टाइटल रखा गया, तो इसके पीछे क्या कारण था। एक्चुअली क्या था ना, टी.एस. एलियट ने बहुत सारी पुरानी स्टोरीज़ पढ़ी थी, तो उसमें वेस्टलैंड का जिक्र हुआ था। उनमें से 3 स्टोरी जो हैं वो फेमस हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। एक जो वेस्टलैंड था किंग ऑडिपस का था। आपने सोफोक्लिस की ओडिपस द रेक्स पढ़ी होगी, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा होगा, जिसमें जो सन होता है उसका अट्रैक्शन जो होता है अपनी मदर से होता है। और इसके अलावा आपने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, इसका अपोजिट होता है ना कि फादर के प्रति डॉटर का जो अट्रैक्शन है वो होता है। तो ये जो यहाँ पर ओडिपस किंग है उसके वेस्टलैंड का क्या सिस्टम था कि यहाँ पर जो किंग ओडिपस है वो देखता है कि इसके जो साम्राज्य में इम्पोर्टेंसी आ गई है और बिल्कुल भी जो है फल फूल नहीं रहा है। तो ये जो टायरेसियस था ना, इसे बुलाया जाता है। अब ये टायरेसियस जो है वो ब्लाइंड है और प्रोफेसी करता है। प्रोफेसी मतलब फोरकास्टिंग करता है, भविष्य बताता है, और ये इमोर्टल है। तो इसके पीछे की कहानी हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बुलाया जाता है, तो ये बताता है कि तुमने जो है पाप किया है, और वो पाप क्या है कि तुमने अपने फादर को मार के अपनी मदर से मैरिज कर ली है। तो इस वजह से जो तुम्हारा जो साम्राज्य है वो वेस्टलैंड बन गया है। तो यहाँ पर वेस्टलैंड का जिक्र होता है। तो ये स्टोरी जो है टी.एस. एलियट ने पढ़ी होती है। और दूसरा हम देखते हैं किंग फिशर्स का जो वेस्टलैंड है, उसमें क्या होता है कि जो किंग फिशर का एक सोल्जर होता है सर पर्सिबल, वो एक चर्च की नन का रेप कर देता है, और जो नन है वो उसे श्राप देती है। और श्राप क्या देती है कि आज के बाद से साम्राज्य में कोई बर्थ नहीं होगा, इम्पोर्टेंसी आ जाएगी। तो जो सर पर्सिबल हैं वो चैपल पेरिलियस की यात्रा करते हैं। यहाँ पर ये एक धार्मिक स्थान है, यहाँ की यात्रा करते हैं, और वहाँ जाने से क्या होता है कि वहाँ से वो होली ग्रेल लेकर आएंगे। और इसके कारण क्या है कि जो उनकी ज़मीन है फिर से हरी भरी हो जाएगी, और जो वहाँ पर बर्थ जो है वो शुरू हो जाएगा। और थर्ड जो कहानी है वो है एमास की। एमास का वेस्टलैंड है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है ना वो बिब्लिकल जो
क्राइस्ट की बताई हुई बातें हैं अच्छी अच्छी, उस पर बिलीव करना छोड़ देते हैं। रिलीजियस जो थिंकिंग है उससे कहीं उनका नाता नहीं होता कहीं से भी, और बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, वो जीसस क्राइस्ट को भूल चुके हैं। तो इस तरह का जो वेस्टलैंड है वो इमास के वेस्टलैंड में दिखाया गया है। तो जब ये सारी कहानियाँ जो पौराणिक कथाएं हैं टीएस एलियट पढ़ता है तो वो पाता है कि जो मेरा वेस्टलैंड है, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो अनरियल सिटी मेरी है, उनके लोगों की भी तो कंडीशन सेम है, तो क्यों ना मैं इसका नाम वेस्टलैंड रख दूँ। तो इसलिए जो नया टाइटल उसने रखा है वो वेस्टलैंड पड़ गया। तो जब हम वेस्टलैंड पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक ओमनी प्रेजेंट स्पीकर है और प्रोटैगनिस्ट है जो कि है टायरेसियस। तो टीएस एलियट ने टायरेसियस को क्यों चुना है? क्योंकि जो टायरेसियस है वो एक तो पास्ट, क्योंकि वो इमोर्टल है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ता है, और वो बहुत अच्छे से जो है ना सारी चीज़ों को बता सकता है, क्योंकि वो ब्लाइंड है और वो 2 लाइफ जी रहा है, और साथ ही साथ उसमें पावर है प्रोफेसी की, पावर है फ्यूचर को देखने की, टू सी द फ्यूचर, ठीक। और वो साथ ही साथ इमोर्टल है। तो वो इस अनरियल सिटी के बारे में, इन लोगों के बारे में अच्छे से बता सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि स्पीकर कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो आप बताएंगे कि टायरेसियस है, ठीक है। और इस टायरेसियस को ये जो ब्लाइंड हुआ और इसको 2 लाइफ कैसे मिली, प्रोफेसी की जो पावर है ये कैसे मिली, इमोर्टल कैसे हुआ, इसके पीछे भी जो है कहानी है और मिथ है इसके पीछे भी। तो अलग अलग मिथ हैं। तो एक मिथ है कि 2 स्नेक्स होते हैं, वो कॉपुलेटिंग कर रहे होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और ये जो टायरेसियस होता है ना, ये इनको अलग कर देता है। तो ये जो स्नेक है ना, इसको कर्स करते हैं और इसे कर्स क्या देते हैं कि तुम ब्लाइंड हो जाओगे और जो तुम 2 जिंदगियां जियोगे। मतलब एक बार जब अलग करता है तो वो कहते हैं कि फ़ीमेल बन जाओगे, ऐसे ही किसी कहानी में होता है कि दूसरी बार जब अलग करता है तो फिर से मेल बन जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों तरह की लाइफ को जीता है, ठीक है। तो और एक प्रोफेसी में क्या होता है कि ये गॉडेस एथेना को नहाते हुए नेकेड देख लेता है। तो जो गॉडेस एथेना होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं और इसको क्या कहते हैं कि तुम ब्लाइंड हो जाओगी। पर ये जो गॉडेस एथेना होती है ये इसकी मदर की फ्रेंड होती है। तो इसकी मदर जो है ना वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ अपना जो कर्ज है वो वापस ले लो। तो कहती है कि मैं कर्ज तो नहीं वापस ले सकती, पर इसे मैं पावर दे सकती हूँ प्रोफेसी की, और साथ ही साथ इसे इमॉर्टल कर देती हूँ, ठीक है। एक कहानी तो ये हो गई, और 2 कहानी हो गई ना, एक तो हो गई स्नेक की और एक हो गई गॉडेस एथेना की। और जो थर्ड कहानी है इसके पीछे एक बार क्या होता है कि जो एंड जूनो, ठीक है, ये गॉड होते हैं और ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी में प्लेजर ज़्यादा किसे मिलता है, मेल को या फीमेल को, ठीक है। तो ये जो होता है मेल, मतलब लड़का होता है, वो कहता है कि जो वुमेन है हैज़ मोर प्लेजर इन सेक्स देन मैन। पर जूनो कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, पर हमें किसी से पता करना होगा। तो ये टायरेसियस से पूछते हैं, क्योंकि टायरेसियस जो है वो दोनों जिंदगियां जी रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि किसे ज़्यादा प्लेजर मिलता है। तो टायरेसियस कहता है कि यस, वुमेन हैज़ मोर प्लेजर इन सेक्स दैन अ मैन। तो इस बात पे जो जूनो होती है ना वो गुस्सा हो जाती है और उसको ब्लाइंड कर देती है। पर क्योंकि जो है वो जो है वो अपना ग्रैटिट्यूड दिखाता है कि हाँ तुमने मेरी साइड ली, तो वो क्या करता है, वो उसे ब्लेसिंग दे देता है, रिवार्ड कर देता है, पावर ऑफ सीइंग द फ्यूचर देखने की पावर दे देता है, और साथ ही साथ इमोर्टल कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टायरेसियस की पीछे कहानी है वो 3 है, एक स्नेक की, एक गॉडेस की, और एक जो और जूनो की। तो इस तरह से उसे ये जो ब्लाइंड है 2 लाइफ जी रहा होता है, और मेल और फीमेल की, और प्रोफेसी की पावर होती है, और इमोर्टल होता है, और
टी.एस. एलियट ने इसे अपने स्पीकर के तौर पर जो सारी बातें बताएगा, ऊपर से अनरियल सिटी को देख रहा है, सारी बातें ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे वेस्टलैंड को, तो देखेंगे कि कभी यहाँ की बातें बताते हैं, कभी वहाँ की बातें बताते हैं। तो इस तरह से जो ये है ना, टायरेसियस ऊपर से देख रहा है और सारी बातें बता रहा है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं रेफरेंसेस के बारे में। वैसे तो टी.एस. एलियट ने बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं अलग अलग, पर मेन रेफरेंसेस हम यहाँ पर जो बुक हैं वो देख लेते हैं। और बहुत सारे अगर हम करने लगेंगे तो सब अभी से गोलमोल हो जाएगा, और जब हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, तब हम देख लेंगे कि कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं और कौन कौन से जो एपिसोड्स आते हैं उन्हें देख लेंगे, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं जो मेन है वो है जे.जी. फ्रेजर्स का गोल्डन बो, और इसकी जो फुल टाइटल है वो है द गोल्डन बो, अ स्टडी ऑफ मैजिक एंड रिलीजन, पब्लिश हुआ है 1890 में। तो यहाँ से टी.एस. एलियट ने क्या उठाया है, क्या मिथ उठाया है, वो लिया है वेजिटेशन गॉड का। वेजिटेशन गॉड से आप समझ सकते हैं कि ये जो फूल पत्ते और ये सब चीज़ें हैं ना, जब हम धरती पे कोई चीज़ दबाते हैं या बीज दबाते हैं तो वो ब्लूम होता है, स्प्राउट होता है और नई एक लाइफ को देता है। तो ये यहाँ से उठाया है। आपने देखा होगा कि एक जगह जिक्र होता है कि वो स्ट्रेटसन से पूछता है कि जो लास्ट ईयर आपने कॉर्प्स दबाया था, विल इट ब्लूम दिस ईयर, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल है किसका, वेजिटेशन गॉड का, यहाँ से लिया गया है। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको पूरी पोम में देखने को मिलेंगे। और दूसरा है जेसी वैटसन्स का है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। और इसमें क्या है ना, इसमें जो किंग अर्थर की जो कहानी थी ना, कि वो कैसे होली ग्रेल लेने के लिए जाता है। अब ये होली ग्रेल क्या है कि जब क्रूसीफिक्स में जीसस क्राइस्ट को लटकाया जाता है, मारा जाता है, तो वो एक समझ लीजिए प्याला है या फिर कोई सुराही है, उसमें उनका ब्लड इकट्ठा होता है। तो वो उसकी सर्च में जो किंग अर्थर है राउंड टेबल का, वो जाता है अपनी लैंड को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन जो साम्राज्य है उसको बचाने के लिए, जहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी है और रिलीजन के प्रति जो लोगों की आस्था जो ख़त्म होती जा रही है, वो उसे बचाने के लिए वो उसकी सर्च में जाता है। तो ये बार बार जो जिक्र है ये देखने को आपको वेस्टलैंड में मिलेगा। और ये जो काम कर रहा है ना पूरे पोम में, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का ये काम कर रहा है, किंग अर्थर का जो होली ग्रेल के लिए जो सर्च है ना वो। क्योंकि आप देखते हैं कि वेस्टलैंड में एक तरफ जो टी.एस. एलियट है वो जिक्र करता है कि किस तरह से लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो रही है, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, और जो क्राइस्ट के प्रति जो विश्वास है वो ख़त्म हो रहा है। उसी तरह से जो किंग अर्थर है ना, वो इशारा कर रहा है, ये स्टोरी बता के जो टी.एस. एलियट है वो इशारा कर रहा है कि तुम्हें भी उस तरफ जाना चाहिए, होली ग्रेल की सर्च में जाना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का काम कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, वैसे तो अगर हम दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में करेंगे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये जो टर्म है ये वाशिंगटन एलिस्टन ने क्वाइन की थी, और इसका जो इस्तेमाल है ये टी.एस. एलियट ने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को बताने में किया था। पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊँ, तो अगर आप फिल्म देखते हैं और उसमें अगर कोई रोमांटिक सीन आता है, तो आप देखते हैं कि हीरोइन को सरसों के खेत में, जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं सरसों के, उसमें भगाया जाता है, मतलब स्टाइल में भगाया जाता है, और बहुत ही अच्छी अच्छी सराउंडिंग दी जाती है, चिड़िया हैं, फूल पत्ते हैं, ये सब दिखाया जाता है ना। और अगर इसके विपरीत ऐसा तो नहीं है कि अगर रोमांटिक सीन है तो पके हुए गेहूं के खेत में थोड़ी दौड़ाएंगे उसको, वो तो कहीं उसका छिल गया तो स्किन, है ना, तो ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो अच्छा सराउंडिंग, तो वो जो चीज़ें हैं आसपास की जो सराउंडिंग है, उस जो सिचुएशन है, उस वो जो उसकी फीलिंग है, लव वाली रोमांस वाली फीलिंग है, उसको और बढ़ा देती है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ये जो जेसी वैटसन का ये जो रिचुअल टू रोमांस लिया गया है, इसमें किंग अर्थर की जो स्टोरी है वो पूरे
वेस्टलैंड में एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का काम कर रही है। टीएस एलियट इसके थ्रू बताना चाह रहा है कि जो वेस्टलैंडर्स हैं उनको भी रिलीजन की तरफ जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि लास्ट सेक्शन में जो टीएस एलियट है वो कहता है दत्ता दयाध्वम दम्यता। तो आपने देखा कि पहले टीएस एलियट जो है वो प्रॉब्लम्स को बताता है, कंडीशन बताता है लोगों की, और फिर लास्ट वाले सेक्शन में उसका सोल्यूशन बताता है। दत्ता मीन्स टू गिव, दयाध्वम मीन्स टू एम्पैथाइज, एंड दम्यता मीन्स सेल्फ कंट्रोल। जब आपके अंदर दान देने की जो प्रवृत्ति है वो आ जाएगी और दूसरे के दुख में अपना दुख देखने की भावना आपके अंदर आ जाएगी और अपने मन को कंट्रोल करना आ जाएगा हर फील्ड में, चाहे वो खाने पीने से लेकर, सेक्स से लेकर, या फिर कोई कंपटीशन है उसमें लेकर, जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा ना, संतोष की भावना आ जाएगी, तब ये जो सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रखी है ना वो सब दूर हो जाएंगी। टीएस एलियट ये कहना चाहता है, ठीक। और टीएस एलियट ने अपनी इस पोम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है बरियल ऑफ द डेड, एंड सेकेंड इज अ गेम ऑफ चेस, एंड थर्ड इज फायर सरमन, एंड फोर्थ इज डेथ बाय वाटर, एंड फिफ्थ इज व्हाट द थंडर सेड। सबसे छोटा पार्ट जो है वो फिफ्थ है, व्हाट द थंडर सेड, और सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है फायर सरमन। और फायर सरमन में आपको जो प्रोटैगनिस्ट है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में जो टायरेसियस है वो देखने को मिलेगा। और ये तो था आज का जो टॉपिक था। और कल से हम क्या करेंगे कि इसकी जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से एपिसोड्स आते हैं, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक। 1-2 बार आप इसे देखेंगे तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।